सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की। चिन्नास्वामी की पिच, मतलब वो तो हमेशा से बल्लेबाजों के लिए किसी रनवे की तरह रही है, जहां से वो बस टेक ऑफ करते हैं और गेंदबाज बस किसी तरह कुचले जाने से बचने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी की पिच। तो इस लाल मिट्टी में ऐसा क्या खास है? देखिए, लाल मिट्टी में ना क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे पिच बहुत कठोर हो जाती है। जब लेदर की गेंद इस पर टप्पा खाती है तो वो अपनी गति नहीं खोती। मतलब गेंद में अच्छा कैरी और बाउंस होता है। बिल्कुल, बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। गेंद सीधे बल्ले पर आती है और उन्हें बस लाइन में आकर शॉट खेलना होता है। और मैच से पहले हर जगह यही चर्चा थी कि पहली पारी में यहाँ पार स्कोर 185 से 200 के बीच तो आसानी से बनेगा। हाँ, और मौसम ने भी बल्लेबाजों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया था। एकदम साफ आसमान, तापमान लगभग 25 डिग्री और बारिश की संभावना 0%। लेकिन टॉस होने से पहले ही दोनों टीमों में हलचल मच गई थी ना? हाँ, जो कि दोनों टीमों को बहुत बड़े झटके लग चुके थे। उनके बॉलिंग अटैक की रीढ़ टूट गई थी। आरसीबी के प्रमुख तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और एकिलिस की चोट के कारण बाहर थे। और दूसरी तरफ एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस भी कमर की हड्डी में स्ट्रेस इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह ईशान किशन अंतरिम कप्तान थे। तो यहाँ मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हेजलवुड और कमिंस जैसे दिग्गज नहीं थे और पिच भी बल्लेबाजों का रनवे था, तो क्या ये मैच सिर्फ बल्लेबाजों की नेट प्रैक्टिस बनकर नहीं रह गया था? सतह से देखने पर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हेजलवुड का बाउंस और कमिंस की सटीकता दोनों टीमों के पास नहीं थी। लेकिन अगर हम डेटा और एआई की दुनिया में झांकें तो कहानी टॉस से पहले ही तय हो चुकी थी। मतलब? जेमिनी और ग्रोक जैसे एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स ने पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही आरसीबी की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। अरे वाह, मतलब एआई ने पहले ही विनर बता दिया था। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, और ये कोई हवा में तीर मारना नहीं था। इन मॉडल्स ने पिछले 15 सालों के चिन्नास्वामी के डेटा का विश्लेषण किया। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स देखे? तापमान में गिरावट, हवा की गति और सबसे जरूरी चीज ओस यानी ड्यू फैक्टर। ओस, ये तो चिन्नास्वामी में हमेशा से एक रहस्यमयी विलेन की तरह रही है। बिल्कुल, एआई को पता था कि साफ आसमान और 25 डिग्री तापमान का मतलब है कि दूसरी पारी में भारी ओस गिरेगी। और जब घास गीली हो जाती है तो गेंदबाजों के लिए तो बॉल पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। बॉल एकदम साबुन की तरह फिसलती है। सही कहा। स्पिनर गेंद को घुमा नहीं सकता और तेज गेंदबाज के लिए डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में 200 रन का पहाड़ जैसा स्कोर भी बचाने के लिए सुरक्षित नहीं था। पूरी तरह से। इसी वजह से आरसीबी ने टॉस जीतकर बिना झिझक पहले गेंदबाजी चुनी। उन्हें पता था कि गिली गेंद से बॉलिंग करना एसआरएच के लिए एक दुष्स्वप्न होगा। और यहीं से मैच का वो असली ड्रामा शुरू हुआ। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए। बोर्ड पर स्कोर तो बहुत बड़ा था, लेकिन शुरुआत में एसआरएच की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। और ये तबाही मचाई थी आरसीबी के एक डेब्यूटेंट ने, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी। डफी का वो स्पेल सच में पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। जरा इस पे गौर कीजिए। उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर दिया। वो भी सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन इसके बाद एसआरएच ने जबरदस्त पलटवार किया। ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। और हेनरी क्लासन ने उनका बखूबी साथ दिया। 22 गेंदों में 31 रन बनाए। उन दोनों के बीच 53 गेंदों में 97 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। बिल्कुल। और आखिर में अनिकेत वर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन जड़कर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इस बीच ना हमें उस अद्भुत फील्डिंग को भी नहीं भूलना चाहिए। अरे हाँ, फिल सॉल्ट का बाउंड्री लाइन पे वो 1 हैंडेड कैच, एक हाथ से हवा में उड़ते हुए। ऐसे कैच तो मोमेंटम ही बदल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एसआरएच की इस आतिशबाजी के बाद आरसीबी का चेस तो और भी ज्यादा खूंखार था। सच में 202 रनों का टारगेट आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। मतलब 26 गेंदें बाकी रहते ही खेल खत्म। देवदत्त पडिक्कल की वो आतिशी पारी 26 गेंदों में 61 रन और विराट कोहली की वो परफेक्ट एंकर इनिंग्स 38 गेंदों में नाबाद 69 रन। उन दोनों के बीच 45 गेंदों में 101 रन की पार्टनरशिप हुई और रही सही कसर रजत पाटीदार ने पूरी कर दी 12 गेंदों में 31 रन बनाकर। अब यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। रुको, एक ऐसा मैच जहां पडिक्कल, कोहली और ईशान किशन गेंद को स्टेडियम के बाहर मार रहे थे,
जहां 400 से ज्यादा रन बरसे, वहां हीरो एक गेंदबाज कैसे बन गया? मतलब डफी ने ऐसा क्या जादू किया जो बाकी गेंदबाज 10-12 रन प्रति ओवर पिट रहे थे? इस सवाल के जवाब में ही डफी की असली महानता है। देखिए, जब पिच इतनी पाटा होती है ना, तो ज्यादातर गेंदबाज घबरा जाते हैं। हाँ, वो फुल लेंथ गेंदे डालने लगते हैं यॉर्कर की तलाश में। बिल्कुल, लेकिन चिन्नास्वामी में पुल गेंद का मतलब है छक्के का न्योता है। यही डफी ने चतुराई दिखाई और बैक ऑफ ए लेंथ गेंदों का इस्तेमाल किया। तो ये बैक ऑफ ए लेंथ के पीछे की साइंस क्या है? मतलब गेंद को पैरों के पास डालने के बजाय पिच के बीच में बल्लेबाज से लगभग 7-8 मीटर दूर टप्पा खिलाना? एकदम सही। और लाल मिट्टी की पिच पर जब आप गेंद को जोर से पीछे पटकते हैं तो वो स्किड करती है। गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से उछलकर बल्लेबाज के सीने की तरफ आती है। ओहो, मतलब बल्लेबाज को हाथ खोलने के लिए रूम ही नहीं मिलता। हाँ, डफी ने बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर आने ही नहीं दिया, उन्हें लगातार बैक फुट पर धकेल कर जकड़ लिया। और इसी सटीक रणनीति का असर ना पर्पल कैप की ताजा स्थिति में भी दिख रहा है। बिल्कुल। विजडन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी डफी और उनके साथी रोमारियो शेफर्ड दोनों 3-3 विकेट के साथ टॉप पर हैं। एसआरएच के डेविड पेन 2 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन यहाँ डफी और शेफर्ड के आंकड़ों की तुलना करना जरूरी है ना। शेफर्ड ने भी 3 विकेट लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 13.50 रहा। हाँ, उन्होंने 54 रन लुटा दिए, जबकि डफी ने सिर्फ 5.50 की इकोनॉमी से 22 रन देकर 3 विकेट लिए। मतलब 13.5 के मुकाबले सिर्फ 5.5 का इकोनॉमी रेट। एक ऐसे मैच में जहां 400 रन बन रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर तय करता है कि कौन सा गेंदबाज लंबी रेस का घोड़ा है। पिछले साल 2025 में गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी। तो पर्पल कैप के लिए सिर्फ विकेट लेना काफी नहीं है, इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैदान पर जो कुछ भी हो रहा था उसे सिर्फ खिलाड़ी ही कंट्रोल नहीं कर रहे थे। एक और अदृश्य संचालक था। अदृश्य संचालक? आप बीसीसीआई के आईपीएल 2026 के प्लेइंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, खेल की इस तेज रफ्तार के पीछे इन्हीं कड़े नियमों का हाथ है। ये नियम तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नियम है ओवर ईट पेनल्टी। बिल्कुल। नियमों के मुताबिक फील्डिंग टीम को 14.11 ओवर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखनी होती है। और अगर टीम आखिरी ओवर तय समय तक शुरू नहीं कर पाती तो बाकी बचे ओवर्स के लिए 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 की जगह अधिकतम 4 फील्डर्स ही रखे जा सकते हैं। T20 के डेथ ओवर्स में बाउंड्री लाइन से एक फील्डर कम कर देना किसी बुरे सपने जैसा है। मतलब ये तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर किसी कप्तान को आखिरी 2 ओवर्स में सर्कल के बाहर एक फील्डर कम मिलता है, तो क्या ये नियम बल्लेबाजों को फ्री में बाउंड्री बांटने की गारंटी नहीं बन जाता? ये बाउंड्री बांटने की गारंटी तो है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव कप्तान के दिमाग पर पड़ता है। कैसे? जरा सोचिए, 18वां ओवर चल रहा है, कप्तान को फील्ड बदलनी है, गेंदबाज से बात करनी है, डीआरएस का सोचना है और दिमाग में स्टॉप वॉच चल रही है। अरे बाप रे! जरा सी देरी हुई तो आखिरी ओवर में बिना सुरक्षा के बॉलिंग करवानी पड़ेगी। ये नियम शांति से सोचने का समय नहीं देता। और इसी समय के भयंकर दबाव के बीच आते हैं टाइम आउट्स। हर पारी में 2 मिनट 30 सेकंड के 2 टाइम आउट होते हैं। हाँ, फील्डिंग टीम इसे 6 से 9वें ओवर के बीच ले सकती है और बैटिंग टीम 13वें से 16वें ओवर के बीच। ज्यादातर लोग तो इसे बस पानी पीने का ब्रेक समझते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये टैक्टिकल रीग्रुपिंग है। ये बिल्कुल फॉर्मूला 1 रेस के पिट स्टॉप की तरह है। अरे वाह, पिट स्टॉप! ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। देखिए, कोच डगआउट से मैदान पर आता है, उसके हाथ में डेटा वाला आईपैड है। उन 2.5 मिनटों में तय होता है कि फील्डिंग में तुरंत क्या बदलाव किए जाएं। मतलब डफी के जादुई स्पेल के बाद दबाव कैसे कायम रखना है, ये वहीं तय होता है। बिल्कुल। और नियमों के इस दस्तावेज में एक और नियम है जो बहुत अहम है, कंकशन रिप्लेसमेंट। हाँ, अगर किसी खिलाड़ी के सिर या गर्दन पर चोट लगती है तो मेडिकल टीम की पुष्टि के बाद लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिल सकता है। इस नियम में सबसे जरूरी शब्द यही लाइक फॉर लाइक है। मैच रेफरी ये तय करता है कि इससे टीम को कोई अनुचित फायदा ना मिले। मतलब ये कोई सुपर सब नहीं है कि मैच का रुख बदल दे। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ी की सुरक्षा के लिए है। अगर चोटिल स्पिनर है तो उसकी जगह स्पिनर ही आएगा, कोई बल्लेबाज नहीं आ सकता। तो अगर हम इस पूरे मैच के सभी टुकड़ों को जोड़कर देखें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। आईपीएल 2026 के इस शानदार ओपनर में चिन्नास्वामी की पाटा पिच,
ओस का गणित, डफी की जादुई गेंदबाजी, पडिक्कल कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी। और बीसीसीआई के सख्त समय प्रबंधन के नियमों ने मिलकर एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर तैयार किया। ये जानकारी सच में खेल को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। तो चलिए अंत में ना सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ते हैं। बताइए। आज एआई पहले से ही पिच और हालात देखकर सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, और दूसरी तरफ कड़े नियम जैसे ओवर 8 पेनाल्टी कप्तानों के फैसले लेने का समय खत्म कर रहे हैं। सही बात है। तो क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मैदान पर कप्तान की ह्यूमन इंट्यूशन यानी इंसानी समझ की जगह पूरी तरह डेटा, एल्गोरिदम और स्टॉपवॉच ले लेंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या तकनीक और नियम मिलकर क्रिकेट से इंसानी गलतियों का रोमांच खत्म कर रहे हैं? इस विचार के साथ श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।